हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने मौलिक अधिकार में आप लोगों को बताया था कि केवल नागरिकों को कितने कितने अधिकार प्राप्त हैं। तो वो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 ये जो 5 अनुच्छेद हमने बताया था, ये मौलिक अधिकार में केवल और केवल भारतीयों के लिए प्राप्त थे, केवल भारत के नागरिकों के लिए प्राप्त थे। बाकी जो मौलिक अधिकार और बचते हैं 12 से 35 के मध्य में, जो 12 है वो अनुच्छेद परिभाषा को दर्शाता है। अनुच्छेद 13 जो है वो किसी प्रकार की असंगत जो विधि बनती है उससे मौलिक अधिकारों की संरक्षण करता है। और फिर 14 से लेकर के 30 तक ये अधिकारों के अलग अलग विवरण दिए गए हैं। और अनुच्छेद 31 जो संपत्ति का अधिकार था, अब वो मौलिक अधिकार ना होकर के 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा उसको निकाल करके कानूनी अधिकार बना दिया गया था। अब वह मौलिक अधिकार नहीं रहा, यानी संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार अब नहीं है। अब अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो साथियों, 33 में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर कोई भी सशस्त्र सीमा बल, अर्धसैनिक बल या किसी भी प्रकार के सेना से संबंधित जो कर्मचारी हैं वो जब ड्यूटी पे होते हैं तो मौलिक अधिकार उनका किस सीमा तक शून्य होता है, ये समय समय पर संवैधानिक रूप से दर्शाया जाता है। अनुच्छेद 34 में कहा गया था कि जहाँ पर भी सैनिक जो है कार्य प्रशासन चल रहा होता है वहाँ पे मौलिक अधिकारों को रोका जा सकता है। और अनुच्छेद 35 के तहत संसद को समस्त शक्तियाँ प्राप्त हैं कि मौलिक अधिकारों के बारे में निर्णय लेना। तो साथियों, यही पूरा एक समरी था। तो आज के जो सेशन है, आज का जो क्लास है, वो मौलिक अधिकारों में अल्पसंख्यकों के हितों से संबंधित जो बातें हैं, यानी संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी जो बातें हैं, 29-30 पे चर्चा करेंगे। तो साथियों, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 एवं 30, तो ये जो अधिकार हैं ये भारत के केवल नागरिकों को प्राप्त हैं। प्रश्न आ सकता है कि मौलिक अधिकारों में केवल नागरिकों के अधिकार बताइए, केवल नागरिकों के अधिकार बताइए। तो साथियों, ये वही अधिकार हैं जो केवल नागरिकों को प्राप्त हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें बताया गया था विभेद नहीं होगा, इसमें अवसर की समान समता की बात कही गई थी, यानी कि लोक नियोजन मतलब कि नौकरी आदि में लोक नियोजन। और 19 में है जो आपकी वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता, कहीं बसने की स्वतंत्रता, आवास संचरण की स्वतंत्रता। तो ये जितनी स्वतंत्रताएं हैं अनुच्छेद 19 देता है। और 29 और 30 अल्पसंख्यकों के और सांस्कृतिक विविधताओं को ध्यान में रख करके संचालित करने की व्यवस्था करता है। तो जितने लोग अल्पसंख्यक हैं, जितने लोग सांस्कृतिक विविधताओं से अलग अलग अपनी सुरक्षा चाहते हैं, तो उन सभी के लिए ये लागू है। तो साथियों, अनुच्छेद 19 में कहा गया है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। तो अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किया गया है। अल्पसंख्यक होते कौन हैं? जिनकी संख्या कम हो, वो अल्पसंख्यक होते हैं। भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी अनुभाग का जिसका अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति
को सुरक्षित रखने का अधिकार है, यानी जिसकी अपनी बोली हो, जिसकी अपनी भाषा हो, जिसकी अपनी लिपि हो, जिसकी अपनी संस्कृति हो, तो उन्हें उसे सुरक्षित रखने का अधिकार है। अब इसमें से कुछ लोग ऐसा भी विचार कर रहे होंगे कि भाई हमारी बोली तो अवधी है, कुछ लोग कह रहे हमारी तो मैथिली है, अलग अलग चीज़ों को दर्शाने की कोशिश कर रहे होंगे कि फिर तो मैं भी अल्पसंख्यक हुआ। तो ऐसा नहीं होगा। किसी की भी बोली अलग हो सकती है, भाषाएं अलग हो सकती हैं, लिपि भी अलग हो सकता है, लेकिन संस्कृति लगभग समान होती है। और हमारे हिंदुस्तान में तो कहा ही जाता है कि कोस कोस पे बानी बदले 4 कोस पे पानी। तो इस रूप में अगर देखा जाएगा तो सब अल्पसंख्यक हो जाएंगे। तो इतने अल्पसंख्यक नहीं हैं। अल्पसंख्यक में जो आते हैं तो बहुसंख्यक में आते हैं हिंदू, अल्पसंख्यक में आते हैं उसके बाद क्या और लोग। तो यहाँ पे बताया गया है कि इन लोगों को इसे सुरक्षित रखने का अधिकार है। इसी में पॉइंट 2 बताया गया है कि किसी भी नागरिक को राज्य के अंतर्गत आने वाले संस्थान या उससे सहायता प्राप्त संस्थान में धर्म, जाति तथा भाषा के आधार पर प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। यानी धर्म, जाति एवं भाषा के आधार पर प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। और यहाँ पे है कि इसे संरक्षण का अधिकार है। तो इसमें दोनों में कुछ तो अंतर होगा। अगर अलग अलग पॉइंट दिया गया है तो इसके मतलब कोई बात तो ज़रूर है। तो बात यह है कि ये पूरे समुदाय की बात करता है और ये व्यक्तिगत बात करता है। अल्पसंख्यकों में जब हमारा संविधान बना तो उसमें एक बात बताई गई थी कि बहुसंख्यकों को अल्पसंख्यकों का सम्मान करना होगा और अल्पसंख्यकों को यह महसूस करना होगा कि हम बहुसंख्यकों के साथ सुरक्षित हैं। लेकिन फिर भी उन्हें अधिकार दिया गया है। तो अनुच्छेद 29 के क्लास 1 में कहा गया है समुदाय के आधार पर अधिकार, और क्लास 2 में कहा गया है व्यक्तिगत अधिकार। यहीं पे कहा गया कि पहली व्यवस्था यानी ये वाली व्यवस्था एक समूह की एवं दूसरी व्यवस्था यानी ये वाली व्यवस्था नागरिकों के व्यक्तिगत सम्मान की रक्षा करती है। यानी व्यक्तिगत सम्मान की ये समूह की गारंटी देता है और ये व्यक्तिगत गारंटी देता है। समूह की गारंटी देता है और एक व्यक्तिगत गारंटी देता है। इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 29 के अगले पॉइंट में कि धार्मिक अल्पसंख्यकों एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। क्वेश्चन ये आता है कि भारत में अल्पसंख्यकों किन अल्पसंख्यकों को अधिकार प्राप्त है। तो ये ध्यान रहे कि जिस ऑप्शन में धार्मिक एवं भाषाई ये लिखा रहेगा वही ऑप्शन सही होगा। धार्मिक और भाषाई इसी 2 आधारों पे अल्पसंख्यकों को अधिकार प्राप्त है। अब अनुच्छेद 30 है। अनुच्छेद 30 में कहा गया है
कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार। जैसे किसी भी अल्पसंख्यक को अपना एक संस्थान का निर्माण करना, स्थापित करना, उसका प्रबंधन करना, प्रशासन करना, ये समस्त अधिकार उसे प्राप्त होते हैं। जैसे कई ऐसे कॉलेजेस हैं जो अल्पसंख्यकों के लिए माने जाते हैं, तो वहाँ से उनको राज्य सहायता भी प्राप्त होता है। तो उनको निम्नलिखित अधिकार दिए गए हैं। धार्मिक एवं भाषाई, फिर यहाँ पे ध्यान रखना है, धार्मिक और भाषाई, ये प्रश्न बहुत बार आया है और लगभग हर दूसरे तीसरे वर्ष किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिल जाता है। तो इसमें कहा गया है कि अपने रुचि के शिक्षण संस्थानों की स्थापना। 30 में देखिए, इस अनुच्छेद 29 में किसको क्या अधिकार दिया जाएगा, सामुदायिक रूप से कैसे बचाएंगे, व्यक्तिगत रूप से कैसे बचाएंगे, ये तो हो गया उनके अल्पसंख्यकों के लिए अधिकार। लेकिन अल्पसंख्यकों के जो अन्य साधन हैं, अन्य कार्य हैं, वो अनुच्छेद 30 में दिया गया है और वो कार्य है शिक्षा से संबंधित। किससे संबंधित हैं? शिक्षा से संबंधित। कहा गया है कि शिक्षा अगर सब किसी के पास नहीं है तो वो पशु के समान है, और शिक्षा अगर है तो जागरूकता फैला करके किसी भी देश के निर्माण में भागीदारी दे सकता है। अभी यहाँ पे कुछ लोग सोच सकते हैं कि नहीं, जानकार तो पशु भी होते हैं। तो जानकार होना और एजुकेटेड होना, अपनी चीज़ों को समझ सकना, उसको अपने भाषा में बता पाना, ये अंतर होता है। यही पशु से अलग कर देता है। पशु समझते भले हैं, लेकिन क्या वो अपनी बातें बता पाते हैं? वो नहीं बता पाते हैं। तो इसीलिए शिक्षा बहुत ही आवश्यक है, और हमारा आप लोगों से हमेशा यही संदेश रहता है कि हर बच्चे को शिक्षित कीजिए। और हमारा उद्देश्य भी है कि घर घर तक, जन जन तक शिक्षा को पहुंचा के रहूँगा। शुरुआत कर दिया हूँ, सहयोग आपका होगा, कार्य हमारा होगा। अपने रुचि के शिक्षण संस्थानों की, शिक्षण संस्थान हो वो भी रुचि के साथ, स्थापित करने का अधिकार होगा। दूसरा, आर्थिक सहायता में अल्पसंख्यकों के द्वारा प्रबंधित संस्थाओं में विभेद नहीं होगा। अब देखिए, एक तो संस्थान स्थापित करेंगे जिनके नियम, प्रशासन, ये जो भी जितने व्यवस्थाएं हैं उन किसे होगा? इसी संस्थान को होगा, यानी अल्पसंख्यकों को ही होगा। इन्हें प्राप्त हैं, और राज्य सहायता देगी, राज्य सहायता देगी, लेकिन उन्हें भी विभेद वहाँ नहीं किया जाएगा। अल्पसंख्यक कॉलेज बेहतर हो सकता है, लेकिन उसमें अगर कोई भी बच्चा पढ़ने जाता है, चाहे वो बहुसंख्यक हो चाहे वो अल्पसंख्यक हो, तो उसके साथ वहाँ पे किसी भी प्रकार का विभेद नहीं किया जाएगा। लेकिन क्या जो संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार हैं अल्पसंख्यकों के, तो क्या इसको संविधान में परिभाषित कर दिया गया है? तो संविधान में इसे परिभाषित नहीं किया गया है। अल्पसंख्यकों को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। अल्पसंख्यकों को भारतीय संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। तो परिभाषित नहीं किया गया है, तो कैसे पता चलेगा कि भारत का संविधान अल्पसंख्यक कौन है कौन नहीं? तो ये अधिकार हमारे सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय, माननीय लगा दीजिए, न्यायालय, क्योंकि माननीय नहीं लगाएंगे तो ये कोर्ट का अवहेलना माना जाएगा। माननीय, सर्वोच्च न्यायालय को
को यह अधिकार प्राप्त है कि जहाँ जहाँ संविधान मौन हो व्याख्या करने में, वो व्याख्या संविधान में सर्वोच्च न्यायालय करता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। दोस्तों, संविधान के मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 32 ही सर्वोपरि है। अनुच्छेद 32 के तहत ही सर्वोच्च न्यायालय आप अपने अधिकारों की रक्षा के लिए जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 में ही बताया गया है कि किस व्यक्ति को क्या अधिकार हैं, न्यायिक या अर्ध न्यायिक कार्यालयों को कितने कार्य करने हैं, किस मामले को उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय स्थानांतरित कर सकता है, अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप किस किस विधि के अनुसार किस तरह से आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। इसी के परिप्रेक्ष्य में हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि अनुच्छेद 32 संविधान की हृदय और आत्मा है। देखिए, यहाँ पे प्रश्न दो तरह से आते हैं। जब आए कि संविधान का आत्मा किसे कहा गया है, आत्मा किसे कहा गया है, तब आपको कहना है प्रस्तावना। प्रस्तावना यानी कि जब केवल संविधान लगा रहेगा कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तो प्रस्तावना होगा। और जब लिख के आएगा कि अकॉर्डिंग टू भीमराव अंबेडकर, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तब यहाँ पे प्रस्तावना नहीं होगा, तब होगा अनुच्छेद 32 फंडामेंटल राइट, इसे कहा गया है। अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा कहा गया है, यानी संविधान के हृदय एवं आत्मा कहा है। किसने कहा है? भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है। इसके उद्देश्य हैं मूल अधिकारों के संरक्षण की गारंटी, प्रभावी, सुलभ और संक्षेप उपचारों की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 32 आपके मूल अधिकारों के संरक्षण, गारंटी एवं सुरक्षा तथा संक्षेप उपचारों की व्यवस्था करता है। यानी कि ये किसी भी प्रकार का अगर आपको मौलिक अधिकारों से संबंधित समस्या है तो आपकी सुरक्षा की गारंटी देता है। मूल अधिकारों के क्रियान्वयन के बारे में उच्चतम न्यायालय का न्यायिक क्षेत्र मूल तो है। अब यहाँ पे एक बहुत ही बेसिक पॉइंट है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अनुच्छेद 32 मूल अधिकार से जुड़ा हुआ है और इसके तहत हमें उच्चतम न्यायालय जाने के पूरे अधिकार है। उच्चतम न्यायालय जाने का पूरा अधिकार है। तो क्या इन्हें एकदम से अनन्य शक्ति प्राप्त है कि भी यही केवल देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट ही देखेगा, केवल सुप्रीम कोर्ट देखेगा मूल अधिकारों के हनन का, कि कोई और विकल्प है? तो और विकल्प है। अनुच्छेद 226 के तहत
226 के तहत, अब देखिए ये मूल अधिकार तो नहीं है, अनुच्छेद 226 मूल अधिकार तो नहीं है, लेकिन इसके तहत हाईकोर्ट यानी उच्च न्यायालय भी आपकी सुरक्षा की गारंटी देगा। लेकिन ये जब अनुच्छेद 32 है, मूल अधिकारों के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन आगे ये कहा गया है कि मूल अधिकारों के क्रियान्वयन के बारे में उच्चतम न्यायालय का न्यायिक क्षेत्र मूल तो है पर अनन्य नहीं है, यानी केवल यही नहीं देख सकते, ये भी देख सकते हैं। और उसका जुड़ाव अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र से है, क्योंकि उच्च न्यायालय भी आपको ध्यान में रख करके आपके मूल अधिकारों की गारंटी दे सकता है, उसकी सुरक्षा के तहत देख रेख कर सकता है। जब ये यहाँ से नहीं करेगा तब आप यहाँ जाएंगे, इसीलिए इनको कहा गया अन्य नहीं है। तो अनुच्छेद 32 कर क्या क्या सकता है? तो 32 के तहत 5 रिट जारी किए जाते हैं, 5 रिट जारी किए जाते हैं, जिनमें से प्रथम चार तो सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है, और पांचवा जो है, पांचवा वो कोई भी जारी कर सकता है। अब ये रिट होते क्या हैं? रिट ये होते हैं कि जो न्यायालय के द्वारा दिया गया अध्यादेश या आदेश हो उसे ही रिट कहा जाता है। अब मान लीजिए कि प्रशासन ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। नंबर 1 रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। बंदी प्रत्यक्षीकरण इसका मतलब यह है कि अगर किसी को गिरफ्तार किया गया है तो सीधे कोर्ट कहती है कि आपने किसी को गिरफ्तार किया, तो कहेंगे हाँ साहब गिरफ्तार किया। तो गिरफ्तार किया तो क्या आपने 24 घंटे के अंदर उन्हें नियर मजिस्ट्रेट के पास में पहुंचाया या नहीं पहुंचाया? अगर नहीं पहुंचाया तो यहाँ पे कोर्ट एक्शन लेगा और उन्हें फटकार लगाएगा कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया हैं। अगर उन्होंने कोई भी नियम या कानून का उल्लंघन किया भी है तो आपका दायित्व है कि आप उन्हें पकड़िए, लाइए, अदालत में पेश कर दीजिए। आपने अगर नहीं किया है तो आप व्यवस्थित रूप से उसे समझ पहुंचाइए। तो इसका मतलब ये होता है सामने लाना, सामने लाना। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया। नंबर 2 है परमादेश। परमादेश अब कोई पदाधिकारी जो प्रशासनिक कार्य कर रहा है और वो कहते मैं तो ये काम नहीं करूँगा, तो कोर्ट कहेगा अच्छा बेटा, अगर आप ये काम नहीं करना चाहते हो तो नौकरी से हटो, त्यागपत्र दे दो, और नहीं तो ये आदेश दिया जाता है। परमादेश का मतलब होता है ये आदेश दिया जाता है और ये प्रभावी रहता है। परमादेश सक्रिय रूप से प्रभावी रहता है, ये सक्रिय रूप से प्रभावी रहता है, सक्रिय रूप से प्रभावी रहता है। कोई भी पदाधिकारी ये नहीं कह सकता कि नहीं मैं काम नहीं करूँगा। अगर ये कहेंगे काम नहीं करूँगा तो कोर्ट कहेगा कि ठीक है, तुम नहीं काम करना चाहते हो, कोई बात नहीं, जाओ आराम। तो कहेंगे सर्विस से हट जाओ। या तो आप पूर्ण रूप से कार्य कीजिए, सक्रिय रहिए, या तो आप पूर्ण रूप से सक्रिय रहिए
और या तो आप सर्विस से हट जाइए। फिर नंबर 3 है प्रतिषेध। नंबर 3 है प्रतिषेध। तो प्रतिषेध होता है, इसको कहा जाता है न्यायिक या अर्ध न्यायिक। ये न्यायिक या अर्ध न्यायिक रूप में जारी किया जा सकता है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, परमादेश जो है ये प्रशासन के लिए है, प्रशासन, और प्रतिषेध जो है ये न्यायालय से संबंधित है। बंदी प्रत्यक्षीकरण जनता के लिए है, जनता के लिए। देखिए, प्रशासन परमादेश, जनता बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध न्यायालय के लिए। अब इसमें कहा गया है कि न्यायिक या अर्ध न्यायिक रूप में कि किसी भी कार्य को, प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना, मतलब इनको किसी भी सुनवाई या कार्य के लिए जो अपने अधिकारों से हट करके काम कर रहे हों, तो उसके लिए इन्हें रोका जा सकता है कि ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है और इसे मत कीजिए, इसको रोक दीजिए। ये कौन कर सकता है? ये सुप्रीम कोर्ट कह सकता है अपने अधीनस्थ न्यायालयों के लिए, और हाई कोर्ट कह सकता है। यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये अभिलेखीय न्यायालय होते हैं। इनको समस्त शक्तियां प्राप्त होती हैं अपने अधीनस्थों के समक्ष कोई भी कार्य को करने का आदेश देने का, परमादेश देने का और इन्हें प्रतिषेध करने का। नंबर 4 है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण, उत्प्रेषण भी न्यायिक से संबंधित है। अब इसमें होता क्या है कि आदेश ये आता है, आदेश आता है हाई कोर्ट ने अपने अधीनस्थ न्यायालयों से, मान लीजिए इन महोदय, जज महोदय के पास में केस है, इनसे ट्रांसफ़र करके इनको दे दिया या अपने पास मंगा लिया, हाई कोर्ट में मंगा लिया, तो ये इन्हें अधिकार होता है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ केसेस में अगर हाई कोर्ट को ये अंदेशा हो जाता है कि ये न्याय गलत तरीके से होने वाला है, या किसी जज महोदय पे या किसी अन्य प्रकार का अंदेशा पे हो सकता है कि ये गलत तरीके से निर्णय दे सकते हैं, तो इनके पास जो भी मुकदमे हैं या जो भी मामले हैं, उसकी देख रेख के लिए उसको स्थानांतरित किया जा सकता है और उसे स्थानांतरित करके अपने पास लाया जा सकता है या किसी अन्य जज के पास में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ये इसके बारे में बात करता है। अब पांचवा है अधिकार प्रेक्षा। ये तो घटनाएं आप लोग आम सुनते होंगे जो मैं बताने जा रहा हूं। अधिकार प्रेक्षा पांचवा है अधिकार प्रेक्षा। अब अधिकार प्रेक्षा का मतलब होता है कि आपके अधिकार क्या हैं, आपके क्या अधिकार हैं। कई बार आपने देखा सुना होगा, पेपर में पढ़ा होगा या अन्य प्रकार की न्यूज़ में देखा होगा कि एक डीएसपी साहब, फेक डीएसपी साहब थे, पकड़े गए। कई बार आपने देखा होगा कि वो उस ऑफिस में गलत तरीके से रहते थे। तो वही अधिकार प्रेक्षा है। जब भी न्यायालय को या वहाँ के जनता को या प्रशासन को, यही एक ऐसा रिट है जो कोई भी जारी कर सकता है। बस केवल उस अंदेशा मात्र होना चाहिए कि ये गलत तरीके से इस ऑफिस में रहता है। कई बार लोग गलत तरीके से बताते हैं हम डीआईजी हैं, हम ये हैं, वो हैं। तो ऐसे तरीके जब वो पकड़े जाते हैं
तो किस रीट के तहत पकड़े जाते हैं? वो अधिकार परीक्षा के तहत पकड़े जाते हैं कि आपके अधिकार क्या हैं, आपको किस राइट से सार्वजनिक कार्यालय का उपयोग किया है, उसको स्पष्टीकरण देना पड़ता है इन लोगों को, जो भी फेक तरह से कार्यालय का उपयोग करते हैं। तो ध्यान रहे कि अगर ऐसा आप लोगों के समक्ष कोई अंदेशा हो तो आप लोगों को पूरा अधिकार है, आप हिंदुस्तान की जनता हैं और कहा गया है भारत के प्रियम्बल में कि हम भारत के लोग, तो भारत के लोग ही सर्वोपरि हैं। अब ये बात जानकारी तो होनी चाहिए, आप लोगों को भी होनी चाहिए, हमको भी होनी चाहिए, और हमको तो है, आपको भी होनी चाहिए, तो इसलिए हम पढ़ा रहे हैं। ये किसी भी व्यक्ति के द्वारा जारी किया जा सकता है। तो साथियों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत आपको सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है और ये मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। और साथियों, अनुच्छेद 33 हम बता चुके हैं, सैनिकों से संबंधित है, अर्धसैनिकों से संबंधित है। 34 में बता दिए हैं, जहाँ सैनिक शासन लागू होगा वहाँ पे मौलिक अधिकार समाप्त होगा। अनुच्छेद 35 में है कि यह संसद को शक्ति देता है, संसद को शक्ति देता है। तो साथियों, मौलिक अधिकार हमारा चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है और अगला जब भी क्लास होगा तो उसमें नीति के निर्देशक तत्व भाग 4 पढ़ाया जाएगा। और अब यहीं पर मैं अपने क्लास को समाप्त करता हूँ। आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा गरीब बच्चे या जो लोग फीस नहीं दे पाते हैं, जो लोग निःशुल्क पढ़ना चाहते हैं, मैं उनको अच्छे से शिक्षा दे सकूं। और इसमें आपका सहयोग बहुत ही प्रभावशाली होगा। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।